हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज। और आज का जो टॉपिक है सिटीजनशिप को है। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। अब नागरिकता क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत में हर एक व्यक्ति जो भारत में जन्म हुआ है या तो जिसके माता पिता की जन्म हो, अलग अलग सभी की अपनी अपनी नागरिकता है। कुछ लोग भारत के हैं, कुछ लोग भारत के नहीं हैं, कुछ लोग एनआरआई हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, पीआईओ कौन है, ओसीआई कौन है, एनआरआई कौन है। देयर आर ए लॉट ऑफ टर्म्स दैट क्रिएट कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सभी के बारे में। अगर हम बात करें सिटीजनशिप के बारे में, तो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन है किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अब जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 5 बात करते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 6 बात करता है भारत से जो पाकिस्तान गए, फिर भारत से पाकिस्तान से जो भारत आए। तो अलग अलग आर्टिकल है जो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें एक कानून भी बना है 1955 में सिटीजनशिप को लेकर। 1955 में एक्ट बना जो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है कि सिटीजनशिप को लेकर जो कानून है वो संसद बनाएगी। बाद में आप देखोगे सीएए आया था 2019 में, तो उसमें कानून भी संसद ने बनाया। तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम रिलेटेड क्या है, एक तो पहला पता होना चाहिए कि भारत में जो नागरिकता प्राप्ति करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके जिससे आप सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाई बर्थ, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना। बाई डिसेंट, अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या माता का जन्म, सब में अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा, पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन आप करवा लें 10 वर्ष से ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल हो रहे हैं, जैसे अदनान समी को मिला। चौथा, नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से अगर आपको मिल जाए। पांचवा, कोई क्षेत्र का विलय भारत में हो जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भारत में नागरिकता मिल जाएगी। बेसिक चीज़ है कि 5 तरीके से नागरिकता आपको मिलेगी। जाएगी 3 तरीके से। कौन से तरीके से? एक तो आप त्याग कर दो उसका, रिनंसिएशन, त्याग कर दो आप उसका, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दो। दूसरा, टर्मिनेट कर दी जाए। अन्य देश की आपने नागरिकता ले ली गए, अमेरिका में नागरिक हो गए, तो भारत की ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। तो भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। इंग्लैंड का मॉडल लागू होता है भारत में, ना कि यूएस का। यूएस में डबल सिटीजनशिप है। यूएस में अगर आप देखोगे तो वहाँ के स्टेट की भी सिटीजनशिप है और वहाँ की भी सिटीजनशिप होती है सेंटर की। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत के नागरिक होंगे तो अलग राज्य की नागरिकता नहीं है। दूसरा, किसी और देश के नागरिक रहेंगे तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। तीसरा है डिप्रीवेशन, वंचना। सरकार द्वारा नागरिकता वापस ली जा सकती है अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये मतलब पहला फैक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन का देख लिया। दूसरा फैक्ट हमने 5 तरीके से प्राप्त करेंगे, 3 तरीके से जाएगी। और तीसरा, ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और पीआईओ, ठीक है। अब ये पूर्ण नागरिक नहीं होते, हालांकि कुछ इनको अधिकार होते हैं। उसके बारे में हम जो इसका एमसीक्यू मिलेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एनआरआई भारत के नागरिक होते हैं लेकिन भारत में रह रहे होते हैं। जैसे आपका कोई बेटा है, वहाँ पढ़ाई किया, वहाँ जाकर कमाने लगा, है ना, 180 दिन से कम भारत में रह रहा है, ठीक है, 180 दिन के आसपास रह रहा है, तो एनआरआई कहलाता है। अलग सिचुएशन है। फिर 2019 में एक कानून आता है। 2019 में जो कानून कहता है, और ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 इस डेट के पहले तक जो भी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो भी लोग आए हैं, जो उस देश में माइनॉरिटी थे, उनको नागरिकता यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। नागरिकता देने का प्रावधान है, कुछ कंडीशन है, लेकिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिटीजनशिप को लेके। देखिए, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछता एनआरआई को लेके या सिटीजनशिप को लेके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एग्जाम्स में आ सकते, वो हमने सारे देख लिए। अब हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन। तो नागरिकता जाएगी तो 3 तरह से जाएगी, आपने यहाँ पे देखा था ना। वॉलंटरली एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप रिजल्ट इज द ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। वॉलंटरली अगर आप किसी और देश सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। ऐसा कानून में 1955 में जो अधिनियम बना था उसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा, सिटीजनशिप रेजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी डिप्राइव्ड बाई सिटीजनशिप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सिटीजनशिप बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर, उनको केंद्र सरकार वंचित नहीं कर सकती नागरिकता से। देखिए, मैंने आपको बताया है कि केंद्र सरकार डिप्रीवेशन तो कर ही सकती है। आप वहाँ गए, कोई ऐसा काम अपने भारत सरकार के खिलाफ कर लिया, इंडिया के खिलाफ कर दिया, तो आपको डिप्राइव कर देगी। दूसरा, आप वहाँ की नागरिकता ले लिए तो भी आपको टर्मिनेट कर देगी। तो टर्मिनेशन होता है किसी और देश के सिटीजनशिप लेने पर, डिप्रीवेशन होता है सरकार द्वारा नागरिकता खुद खींच ली जाए। तो टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन दोनों में आप फर्क यहाँ पे रखिए, यहाँ पे डिप्राइव की बात हो रही है। तीसरा,
सिटीजनशिप में बी रिवोक बाय इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप ली जा सकती है अगर आप संविधान का अनादर करें, कुछ भी ऐसा काम करें तो सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिनाउंसिएशन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। अब रिनाउंसिएशन क्या है, मैंने आपको अभी डिस्कस किया यहाँ पे, रिनाउंसिएशन के बारे में बात किया था, डिप्रीवेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। अब रिनाउंसिएशन मतलब हम देखा क्या, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, ठीक है। ओनली एडल्ट सिटीजन कैन रिनाउंसिएट इंडियन सिटीजनशिप। तो जो एडल्ट हैं, 18 साल के ऊपर हैं, वही क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को त्याग कर सकते हैं। अगर आप 16 साल के हैं तो आप सिटीजनशिप भारत को नहीं छोड़ सकते, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है 18 साल। दूसरा, रेनोसिएशन ड्यूरिंग द डिक्लेयर्ड वॉर इज नॉट परमिटेड। तो वॉर के टाइम पर रेनोसिएशन अगर आप हैं भी तो इसको परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा, माइनर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली रीगेन सिटीजनशिप ऑन रीचिंग एडल्टहुड। अब अगर आप बात करें, जैसे आपके माता पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ था, आप गए कहीं और आप पैदा हो गए। अब पैदा होने से अगर आप बात करें, आप 18 साल के जब हो जाएंगे और आपके माता पिता की नागरिकता भारत की है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे भारत के नागरिक हो जाएंगे जैसे एडल्ट आप होते हैं। अब देखिए, ये तो यहाँ पे बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बात कर रहा है कि माइनर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली रीगेन सिटीजनशिप ऑन इंडिया। तो ऑटोमेटिकली मिलती है कि नहीं मिलती, यहाँ पे ये फैक्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि मस्ट अप्लाई टू रीगेन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा रीगेन के लिए, आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है और पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेनोसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ओनली इंडिविजुअल फुल एज एंड कैपेसिटी वही भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं, अगर उनकी एज कैपेसिटी नहीं है तो नागरिकता नहीं त्याग सकते। दूसरा, रेनोसिएशन ड्यूरिंग वॉर डिसअलाउड, ये भी यहाँ पे बात एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ए पर्सन हुज ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए, भारत में बहुत सारे लोग आज़ादी के आसपास चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की मिट्टी से जुड़ा उन्हें था, तो सरकार ने सोचा कुछ करते हैं भाई उनके लिए, कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे वीज़ा वूजा उनको अच्छा मिल जाए, घूमने के लिए व्यवस्था हो जाए भारत में। अब यहाँ पे ओसीआई के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें अप्लाई करने के लिए, अब उस पर्सन के कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कुछ भी लोग भारत में सिटीजनशिप उनकी होनी चाहिए कभी ना कभी 1950 के आसपास। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल इमीडिएटली इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। अगर कोई भारत के सिटीजन से शादी कर लेता है तो तुरंत उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा, पर्सन विद पाकिस्तान और बांग्लादेश एंसेसिटी आर इनएलिजिबल। अब ओसीआई का जो कार्ड है ना, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को ये कार्ड अलाउ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की समस्या भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि शादी होते ही अगर आपने किसी भारतीय नागरिक, एक लड़की है विदेश की, उसने भारत के लड़के से शादी कर ली, ठीक है, इसने 7 फेरे घूम लिए। अब इन 7 फेरे तो उसने घूम लिए, लेकिन क्या सरकार उनको सिटीजनशिप दे देगी? तो देखिए, स्पाउस ओसीआई रिक्वायर कंटिन्यूस मैरिज एट लीस्ट 2 ईयर, नॉट इमीडिएट एलिजिबिलिटी। 2 ईयर रहना होगा, उसके बाद एलिजिबल होगी, ठीक है। अब ओसीआई एलिजिबिलिटी एक्सटेंड कर दी गई ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन एज ऑफ 26 जनवरी 1950। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो सिटीजनशिप को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिड्यूस द रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। ये रिड्यूस करता है जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप को फ्रॉम 11 ईयर से 5 ईयर तक। सीए बोलता है कि पहले 11 साल में आपको नागरिकता मिलने वाली थी, लेकिन अब 5 साल में मिल जाएगी। अब मैंने आपको भी बताया था कि मिलेगी नहीं मिलेगी। द एक्ट अप्लाई यूनिफॉर्म अक्रॉस द एंटायर इंडियन टेरिटरी। पूरे भारत में ये यूनिफॉर्मली, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक ये एरिया है भारत का नॉर्थ ईस्ट, हाईली सिक्योर्ड एरिया है, क्या यहाँ पे अप्लाई होगी? नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, इट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू परसिक्यूट नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम, ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, है ना, ये लोग हैं और मुस्लिम नहीं होने चाहिए। अगर उनको परसिक्यूट किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया है, भारत आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, 5 साल भारत में रह लिए, तो उनको सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, ट्राइब्स को प्रोटेक्शन मिलता है उन रीजन्स में। शेड्यूल 5 के बारे में आपने सुना होगा, शेड्यूल 6 के बारे में सुना होगा, इस वजह से यूनिफॉर्मली ये लागू नहीं होता। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनर लाइन, यहाँ पे बात हो रही है,
ठीक है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऐसी एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NPR एंड सेंसस इज करेक्ट। NPR सेंसस को लेकर आपको बताना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे सेंसस शुरू हुई। 1882 में रिपन के टाइम पे सेंसस कंटिन्यू हुआ। 1931 तक जो सेंसस कास्ट बेसिस होता रहा। 1931 के बाद कोई भी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। 2020 के आसपास मांग शुरू हुई। 2025 में केंद्र सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया। हर 10 साल में सेंसस होता है, ठीक है। इस बार नहीं हुआ पाता कोविड की वजह से, लेकिन अभी हो रहा है। अब उसमें NPR की बात होती है। NPR इंक्लूड रेजिडेंट हु इंटेंड टू लिव इन द लोकेलिटी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। सेंसस कवर ऑल पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम। अब NPR रजिस्टर करता है यूजुअल रेसिडेंस को। यूजुअल रेसिडेंस कौन होते हैं? जो 6 मंथ के आसपास या 6 मंथ से ज़्यादा भारत में स्टे कर रहे हैं। वाइल सेंसर काउंट इंडिविजुअल प्रेजेंट ड्यूरिंग इनोमरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दूसरा, NPR कलेक्ट बायोमेट्रिक डाटा लिंक टू आधार। सेंसस कलेक्ट ओनली डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर। अब देखिए NPR का मतलब क्या? NPR में वो लोग भी आ जाएंगे जो भारत में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भारत में NPR में आ जाएंगे। लेकिन सेंसस में जनसंख्या का सेंसस होगा, जो हमारे लोग उनका सेंसस होगा, जिनकी नागरिकता भारत की, उनका सेंसस जरूरी है। तो उनमें डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक का पैरामीटर को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि इस बार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी होनी है। ऑप्शन नंबर 3, NPR डाटा इज कलेक्टेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सेंसस अंडर सेंसस एक्ट 1948। तो जो NPR का डाटा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कलेक्ट किया जाता है, और सेंसस का डाटा सिटीजनशिप एक्ट सेंसस एक्ट 1940R के अंतर्गत कलेक्ट किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सिटीजनशिप का जो टॉपिक हमने देख लिया, आगे हम फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सारे वीडियो आप देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलो।